नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र दलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल एड। आज की वीडियो में बात करेंगे म्यूचुअल डाइवोर्स के टाइम पर होने वाले फ्रॉड्स के बारे में और जो म्यूचुअल डाइवोर्स के बारे में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब हम म्यूचुअल डाइवोर्स लेने जा रहे हैं। तो चलिए इसी टॉपिक पर वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखिए, आजकल क्या है कि बहुत सारे डाइवोर्स जो हो रहे हैं उनमें म्यूचुअल डाइवोर्स सबसे अच्छा ऑप्शन माना जाता है, क्योंकि इसमें आपको क्या है कि सबसे ज़्यादा जो लिटिगेशन जो होती है, आपको कोर्ट के चक्कर ज़्यादा नहीं लगाने होते, आसानी से आपको तलाक मिल जाता है। इसलिए म्यूचुअल डाइवोर्स के बहुत सारे केसेस आज के टाइम में हमारे पास भी आ रहे हैं और फाइल किए जा रहे हैं और लोग इसी माध्यम से डाइवोर्स ले रहे हैं। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि आजकल फ्रॉड्स भी हो रहे हैं लोगों के साथ। तो क्या होता है कि किस प्रकार से फ्रॉड होते हैं, तो एक्चुअली क्या होता है कि जब कुछ केसेस में ये देखा गया है कि आपका म्यूचुअल डाइवोर्स जब आपने फाइल किया तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, कुछ फैक्ट्स को छुपाते हैं। जैसे कि आपकी कोई एमओयू हुआ है, एमओयू के बारे में अगर मैं आपको साधारण शब्दों में समझाऊं तो एमओयू वो होता है जिसमें आपकी नियम व शर्तें लिखे जाते हैं, यानी जो आपका समझौता हुआ है उसको लिखा जाता है कि भाई बच्चे हैं तो किसके पास रहेंगे, मेंटेनेंस अगर एक बार दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा, अगर कोई जॉइंट प्रॉपर्टी दी है या कोई प्रॉपर्टी दी है उसका यूज़ कैसे किया जाएगा, फ्यूचर में प्रॉपर्टी का अगर है तो उसका क्या होगा, ये सब एमओयू में लिखा जाता है। और एक एमओयू साइन करने के बाद आप म्यूचुअल डाइवोर्स लेते हैं और इस बारे में ज़्यादा डिटेल आप केस यानी जो पिटीशन जो फाइल करते हैं म्यूचुअल डाइवोर्स की उसमें नहीं लिखते हैं। और जिसके कारण बाद में क्या होता है कि कोई डिस्प्यूट अगर आपके बीच में उत्पन्न होता है, आप दोनों के बीच में म्यूचुअल डाइवोर्स लेने के बाद भी, तो अगर वाइफ जो है वो दोबारा शादी नहीं करती तो दोबारा मेंटेनेंस का केस फाइल कर सकती है और कानून के हिसाब से भी वो कर सकती है। तो अगर आप कोई एमओयू बना रहे हैं तो मेरा सुझाव यहाँ पे ये है कि अगर आपने कोई एमओयू बनाया है तो आप उस एमओयू की जो नियम और शर्तें यानी जो आपने अपना समझौता लिखा है उसको एज इट इज़ आप अपनी पिटीशन में ड्राफ्ट कराएं और जो एमओयू है उसको एग्जिबिट कराएं, फाइल का पार्ट बनाएं। क्योंकि अगर आप सिर्फ उसको इतना लिखेंगे कि हमारे बीच में एमओयू हो गया है और उसके आधार पर हम म्यूचुअल डाइवोर्स ले रहे हैं, तो वो फिर बाद में कोर्ट का फाइल नहीं है, कल को फिर से दोबारा आपको लिटिगेशन जो है शुरू करनी पड़ सकती है। उसके अलावा क्या होता है कि कैश में पेमेंट दी जाती है। आजकल क्या होता है कि इनकम टैक्स से बचने के लिए लोग कैश में पैसा देते हैं, ये समझते हैं कि समझौता तो हमारा हो ही गया है तो अब हमें क्या दिक्कत है, क्यों हम अपनी इनकम को एक नंबर यानी आप कैश की बजाय ऑनलाइन प्रेफर करते हैं कि भाई ऑनलाइन ना दें, इनकम टैक्स से दिखाना पड़ेगा, आपको ट्रांजैक्शन आएगी बैंक में, उसको आपको कहाँ शो करेंगे, तो उससे कैश में आप पेमेंट देते हैं। तो ये सबसे बड़ा इशू होता है कि कैश में जब आप पेमेंट देते हो मोस्टली क्या होता है कि पता नहीं होता, फर्स्ट मोशन के बारे के टाइम पे ही आप पूरा पेमेंट कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है, वाइफ जो होती है यानी जो लड़की होती है जो डाइवोर्स जिसको लेना होता है, वह सेकंड मोशन के टाइम पे अपनी कंसेंट जो उसने दी थी यानी जो उसने कहा था कि हाँ मैं रजामंदी से यानी सहमति से तलाक लेना चाहती हूँ, अपनी कंसेंट को सेकंड मोशन के टाइम पे विड्रॉ कर लेती है। वहाँ पर क्या समस्या आती है कि जब उसने सेकंड मोशन के टाइम पे अपनी कंसेंट को विड्रॉ कर लिया है तो वहाँ पे केस ख़त्म हो जाता है, आपका म्यूचुअल हुआ नहीं, पैसे नगद में दे रखे हैं, कोई सबूत नहीं है, फिर दोबारा से आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे और दोबारा तलाक सहमति से लेने के लिए वो पैसे कंसीडर होंगे नहीं। आप फिर समझौते के कहाँ आप समझौते से तलाक लेने के लिए पहुँचे थे, अब दोबारा आपको सारी लिटिगेशन फाइल करनी और काफ़ी साल तो इसी चीज़ में निकल जाएंगे कि पैसे दिए थे या नहीं दिए थे। तो अगर इसके लिए मैं सबसे अगर आपको यही सुझाव देता हुआ चलूँगा तो आप अगर आपका कोई भी म्यूचुअल डाइवोर्स यानी सहमति से तलाक हो रहा है, और सहमति से तलाक किस प्रकार होता है उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है जो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, जिसके अनुसार तलाक के दो मोशन होते हैं, फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन। तो जो पहला मोशन होता है वहाँ पर आप कम से कम पेमेंट दें या अपनी सहमति से जो भी आपका डिसाइड हुआ है उसका कुछ ही पार्ट दें, सारी पेमेंट फर्स्ट मोशन के टाइम पे ना करें, और अगर पॉसिबल है तो सेकंड मोशन के टाइम पे ज़्यादा पेमेंट दें और ऑनलाइन आप पेमेंट दें, जितना भी चेक के थ्रू, डीडी के थ्रू या आप
ट्रांसफ़र अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र कराएं, ये इसको आप प्रेफर करें ताकि आपको भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर वाइफ कल को जाके सेकंड मोशन की कंसेंट को विड्रॉ करती है तो भी आपको पैसे अप्रूव करने में कोई दिक्कत ना आए। इसके अलावा एक और जो प्रॉब्लम आती है कि क्या आप जब भी म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए आप जाते हैं तो म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल करते वक्त जो भी आपकी नियम और जो शर्तें आपकी तय हुई हैं वो आप अपनी शर्तों को वहाँ पर नहीं लिखते हैं। यानी जो MOU आपने साइन कर लिया तो ठीक है, MOU के बारे में आपने अच्छे से लिख दिया और वो आपने एग्जिबिट भी करा दिया, लेकिन कई बार आप MOU है साइन नहीं करते हैं, सिंपल अपनी नियम और शर्तें पंचायती तौर पर समझौता हो गया आता है कि भाई हमारा हाँ इतने लाख रुपए में समझौता हो गया है या ये चीज़ें हमने देनी है, वो बातें आप उसमें क्लियर कट नहीं लिखते हैं, जिसकी वजह से कल को फिर डिस्प्यूट हो जाता है। अगर आपके बीच में कोई भी समझौता हुआ है तो उस समझौते को आपने अच्छे से यानी क्लियर यानी साफ शब्दों में लिखना है कि यह निश्चित हुआ है कि 10 लाख रुपए देने हैं, यह निश्चित हुआ है कि हर महीने 10,000 देने हैं, यह निश्चित हुआ है कि ये प्लॉट जिसका पूरा विवरण दें ये लड़की को दिया जाता है, जिसका किराया जिसके सारी चीज़ें वही वसूल करेगी, वह उसको कब नाम होगा, बच्चे किसके पास रहेंगे, कब तक रहेंगे, मिलने का राइट है या नहीं। ये जितनी भी बातें हैं आपको अपनी पिटिशन के टाइम पे यानी जब आप म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल करते हैं तो उसी टाइम पे आपको खुल के लिखनी चाहिए ताकि कल को कोई इशू क्रिएट ना हो। आमतौर पर यह देखा जाता है कि सिंपल ये लिख दिया जाता है कि हमारा समझौता हो गया है, 10 लाख रुपए में समझौता हो गया है, बच्चों के अगर हैं तो उनके बारे में भी नहीं लिखा जाता, या सिंपल ये लिखा जाता है कि जो बच्चे हैं वो मम्मी के पास रहेंगे या पापा के पास रहेंगे। बाद में क्या होता है कि उनका एक और इशू आता है कि भाई मेरे को तो ये बताया गया था कि मिलने का अधिकार है, या मम्मी पापा को दे देती है बच्चे की ठीक है लेकिन मैं मिल लूँगी, लेकिन मिलने के बारे में कोई क्लोज यानी कोई बात लिखी नहीं गई है, तो कल को फिर ये एक नया इशू आ जाता है। तो जो भी आपका समझौता हुआ है, अगर कोई MOU साइन हुआ है तो उसकी सारी डिटेल लिखें। अगर MOU साइन नहीं हुआ है, सिंपल आपका समझौता हुआ है, पंचायती तौर पर हुआ है और उसी के आधार पर आप कोर्ट में सहमति से तलाक लेने आए हैं, तो उन सभी बातों को ध्यान से पढ़ें, पढ़ के लिखवाने के बाद फिर ही आप उसको साइन करें, क्योंकि बाद में फिर आपको उसके लिए कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। उसके अलावा क्या होता है कि कुछ जगह पे एग्रीमेंट ऑफ डाइवोर्स के लिए जो एग्रीमेंट है वो एक साइन कर लिया जाता है कि भाई हमारे बीच दोनों पक्षों के बीच में आपसी तौर पर जिसे पंचायती तलाक भी कहा जाता है, तो ये मान्य नहीं है। कानूनी की नज़र में ये जो पंचायती तलाक है या एग्रीमेंट ऑफ डाइवोर्स है ये जो है मान्य नहीं है। अगर आप सहमति से तलाक लेना चाह रहे हैं तो कोर्ट के थ्रू ही लें। उसके अलावा अगर आप किसी भी प्रकार का कोई एग्रीमेंट या कोई कागज़ या पंचायती तौर पर 20, 30, 50 आदमियों का भी साइन करा लेते हैं और कल को अगर आपकी पहली पत्नी आप दोबारा शादी फिर कर लेते हैं तो पहली पत्नी फिर आपके ऊपर केस भी दर्ज करा सकती है और आपके ऊपर FIR भी दर्ज करा सकती है। तो आपको क्या करना है, ऐसी चीज़ों से बचना है। अगर आपने डाइवोर्स ले ही लिया है और ये सारे नियम और शर्तें आप मानने को भी तैयार हैं, तो आपको क्या करना है कि आपको कानूनी रूप से कोर्ट में आकर ही म्यूचुअल डाइवोर्स पिटीशन फाइल करनी है। दोनों मोशन होंगे और फिर ही आप कानूनी रूप से तलाक लेंगे। इसके बीच में एक और तरह के फ्रॉड आते हैं और ये अक्सर ये देखा भी जाता है कि अगर जब लड़कियां क्या होती हैं 498 दहेज का केस और 125 का केस जो है फाइल करा देती हैं, 125 और दहेज का जो केस दाखिल करा दिया जाता है और फिर आपका समझौता हो जाता है, म्यूचुअल डाइवोर्स आप फाइल कर देते हैं यानी सहमति से तलाक आप फाइल कर देते हैं। और फिर फर्स्ट मोशन के बाद ये कहा जाता है कि ठीक है जो भी आपके केसेस हैं आप विड्रॉ कर लो, और सेकंड मोशन के टाइम पे क्या होता है कि अगर कोई भी कंसेंट विड्रॉ कर लेता है तो फिर वो दिक्कत आती है। तो अगर आपके 498 और दहेज के कोई भी अगर केस अलग से फाइल किए हुए हैं तो कोशिश की जाए कि उन सभी केसों को सेकंड मोशन के टाइम पे विड्रॉ किया जाए या सेकंड मोशन के आसपास उसको विड्रॉ किया जाए, बहुत पहले विड्रॉ ना किया जाए। क्योंकि अगर कई बार ऐसा भी होता है लड़के के साथ कि वो 498 के जो केस हैं वो क्वैश होने होते हैं और उसको विड्रॉ नहीं करते हैं और पंचायती तौर पर समझौते के आधार पर या पंचायती मानकर आप कोर्ट में जब तलाक भी लेते हैं सहमति से, तो वहाँ पर आप सेकंड मोशन भी साइन कर देते हैं, लेकिन आपका जो 498 यानी दहेज का केस था वो भी अभी लड़के के ऊपर चल रहा है। तो कोशिश करें कि आपका कोई भी केस पेंडिंग ना हो, सेकंड मोशन
पे या सेकंड मोशन से पहले आप अपने केस को, जो भी 498 या जो भी डोमेस्टिक वायलेंस या 125 के जो भी केस हैं, वो आप फाइल कर लें। यहाँ पे अगर मैं लड़कियों के लिए बात करूँ तो अक्सर क्या होता है कि आपके ने अपने पति के ऊपर केस फाइल किया होता है, 125 का केस जो खर्चे के लिए केस फाइल किया होता है, फिर आपका समझौता होता है 2 साल के बाद, तो आप क्या करती हैं, तुरंत प्रभाव से जो 125 का जो केस है यानी खर्चे का जो केस है उसको सेम डे उठा लेते हैं जिस दिन ही आपने म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल किया है। तो ऐसी गलती ना करें। हो सकता है कि पति सेकंड मोशन पे अपनी कंसेंट ना दें, पति तलाक ना ले, तो आपका जो समझौता जो हुआ है वो फिर आपका आगे ना जाए और जो आपने 2 साल मेहनत करके केस चलाया था वो पहले ही आप ख़त्म कर चुकी हों। तो जो अगर आपका, क्योंकि सेम केस जो हैं ये फैमिली कोर्ट में ही चलते हैं, जो म्यूचुअल डाइवोर्स होगा वो भी फैमिली कोर्ट में होगा और जो 125 यानी मेंटेनेंस का केस होगा वो भी फैमिली कोर्ट में होगा। तो जो 125 का केस है उसको आम तौर पर आपको उसी दिन विड्रॉ करना है जिस दिन आपका सेकंड मोशन हो। तो इस प्रकार आप म्यूचुअल डाइवोर्स में होने वाली धोखाधड़ी से आप बच सकते हैं। म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल करते समय और फाइल करने के बाद इन बातों का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।